स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम भारत ओमान कैसे क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। अमित लगुन साहब पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अमित लगुन साहब, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि 2006 के बाद ओमान के लिए पहला मौका है जब वो किसी देश के साथ FTA करने जा रहे हैं, जिसे हम सिपा कह रहे हैं। तो ये भारत को चुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ओमान के लिए USA के बाद में, वो शायद हम समझना चाहेंगे आपके जरिए कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इतना समय 20 सालों के बाद में केवल भारत को ही क्यों चुना गया इस FTA के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा और उजागर किया और ओमान भी देखना है, खाली किसी से बोलने से नहीं होता है। उन्होंने देखा कि जो भारत जो है कि बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और तीसरे जो है कि जो आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में बनने जा रहा है, चौथा तो पहुंच गया है। और जो भारत इस तरह से व्यापार और जो को बढ़ाने में और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरह से 5 गुना पिछले 10-11 साल में जो निवेश किया गया है और खर्चा किया गया है, तो एक जो है कि आधुनिक जो है कि आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभर के आ रहा है। और भारत का जनसंख्या बाजार काफी बड़ा है और ओमान का जो है कि ऐतिहासिक जो संबंध है उसका फायदा उठाने के लिए और जो भौगोलिक स्थिति है दोनों के बीच में, जैसे कि दुखुम जो पोर्ट की बंदरगाह की बात हो रही थी, जिसमें कि जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को ले जाता है उसको अवॉइड कर देता है और जो लोकेशन बड़ा अच्छा है। तो और इंडिया ओमान जॉइंट वेंचर जो है कि ऑलरेडी चल रहा है, उसका तीसरा चरण चल रहा है, जो कि उनके राष्ट्रपति के 2021 दौरे के बाद जो अनाउंस किया गया था। तो और व्यापार में भी तेजी दिखाई दे रही है। तो $10 बिलियन हमने पिछले साल क्रॉस कर गए हैं और इस समय भी अच्छा दिखा रहा है और दोनों तरफ से निवेश अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम दोनों के व्यापार के हम आंकड़े को देखें तो ओमान से हमें तेल और जो है कि गैस वगैरह का काफ़ी बड़ा आयात होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली जो खाड़ी के अन्य देश हैं उनसे जो है कि व्यापारिक संतुलन उनके फेवर में बहुत ज़्यादा रहता है। ओमान के केस में भी है लेकिन उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो और हमारे काफ़ी कंपनीज जो है कि वहाँ पर निवेश किए हुए हैं। ओमान इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी जो 2010 से शुरू हुआ, उसका प्रोडक्शन वो एक सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है। और तो इस तरह से जो है कि जो पोटेंशियल है दोनों देशों के लिए, और जो ओमान जो है जैसे हमने कहा कि ये खाड़ी के देशों में जो खास करके एमिरात या कुवैत या तो सऊदी अरेबिया, इनके तुलना किया जाए तो ओमान का तेल काफ़ी कम है और हो सकता है जल्दी ख़त्म भी हो जाए। तो ओमान भी जो बोलते हैं कि तेल निर्यातक के बाद का जो है कि जो स्थिति बनती है उस ओर देख रहा है। और जिस तरह से जो इतिहास में जिस तरह से भारत के कुछ प्रोमिनेंट जो परिवार है जैसे कि खिलजीज, ये वहाँ के जो ओमान को आर्थिक रूप में वहाँ के जो सुल्तान वगैरह थे उनको उनकी मदद करते थे व्यापार और आगे क्षेत्र में। तो इसका जो हमारा जो एक्सपीरियंस है दोनों के बीच में, इसको देखते हुए ओमान को लग रहा है कि भारत के साथ जुड़ना बड़ा अच्छा है। और जो 2006 में उन्होंने किया था USA के साथ, वो तो सबसे बड़ा विश्व का नंबर 1 आर्थिक जो है कि देश है, तो वो नेचुरल माना जाता है। लेकिन जिस तरह से भारत का पोटेंशियल देख रहा है, ये उसका चिन्ह है या उसका ये उनका रिकॉग्निशन है कि भारत को वो अभी नेचुरल पार्टनर देखता है अपने फायदे के लिए। और भारत के लिए भी जो ओमान का जो भौगोलिक स्थिति है हमारे लिए भी बहुत फायदा करेगा और डिफेंस में भी हमारे सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
खाड़ी के देशों में ओमान ही एक ऐसा देश है जिससे कि हम हमारे तीनों जो सेना के जो विंग्स हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के साथ हमारा जॉइंट एक्सरसाइज जो है कि बराबर चलते रहता है। और एंटी पायरेसी और ये सब जो है कि जो कोऑपरेशन बहुत बड़ा है। तो और ओमान ऐसे है कि वो ज़्यादातर जो इवन खाड़ी के देश में भी किसी का जल्दी पक्ष नहीं लेता। जैसे कि यमन के युद्ध हुआ था, यमन के समय, और इसमें मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल जो है उनका स्टैंस रहता है। जो वहाँ के जो सामरिक जो बिल्कुल, कई चैलेंजेस ऐसे आते फैक्टर्स हैं। हैं जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ओमान जियोग्राफी से ज़्यादा जनरेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के तहत जिस तरह से आर्थिक साझेदारी की बात हो रही है कि ओमान ने भारत को ही दूसरी समझौते के लिए क्यों चुना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम चाहे सेपा की बात हो, चाहे और आर्थिक साझेदारियों की बात हो, भारत की 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं वहाँ पर काम करती हैं, और पोटेंशियल की बात हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया, डिजिटल इंडिया की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिस टाइम हम बात कर रहे हैं आधे घंटे में 14 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन वहाँ पर हो चुके होंगे, तो ये भारत का पोटेंशियल है। ये किस तरह से आपस में दोनों देश के जो निवेश हैं, जो युवा हैं, जो व्यापारी हैं, और जो आम नागरिक है जो समझता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए, 3 इश्यूज पे मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, ओमान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। 40% पब्लिक इबादी ओरिजिन की है, और इबादी ओरिजिन अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट से, मोहम्मद से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद लड़ाई नहीं करना चाहते, हम पीसफुली करना चाहते हैं। और ओमान ही एक पहली कंट्री वहाँ उस रीजन में थी जो पीस के लिए टॉक करती थी, निगोशिएशन कराती थी, समझौता कराती थी और शांति कराती थी। और हमारे लिए भी उसने काफ़ी काम किया, चाहे यमन में हो, कहीं भी हो। हमारे जो लोगों ने पकड़ा था टेररिस्ट ने, उसको छुड़ाया। तो ओमान की जो कंडीशन है वो आर्थिक स्थिति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के रहने के लिए, 7 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं। आज तक कोई कंप्लेन इस तरीके की नहीं आई है। तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। सेकंड, हमारे जो बढ़ती हुई आर्थिक कद है वो ओमान से अगर हम जोड़ते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में न सिर्फ आर्थिक और ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, बल्कि ये पूरा जो इंडियन ओशन है यहाँ से हम रह के बहुत ही सुरक्षित ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमने दुकम में 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पे हमने दुकम के साथ एक एग्रीमेंट किया कि दुकम पे हमारी नेवी आ सकती है, वहाँ पे खान पान उसके सुधार में कर सकती है। तो इससे जो है हमारा बहुत ही क्लोज हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो भारत के जो एरियाज हैं वो ओमान बुरी तरीके से चाहता है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि ओमान जीसीसी का पार्टनर है। ओमान यूएसए से एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। ओमान जो है अरब कंट्रीज की 22 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। अगर इंडिया ओमान में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीपेक जो है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाती है, वो लगभग हो ही गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं कोई चीज़, तो ये पूरे गल्फ में, पूरे वेस्ट एशिया में हम यहाँ कर सकते हैं। और हमारा ये प्राइम टारगेट ये है कि हम वहाँ पे अपने वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश करें, वहाँ सामान रखें और ई कॉमर्स वहाँ से प्रमोट होगा। सऊदी अरबिया और ओमान ने एक बहुत बड़ी रेल लाइन से कनेक्टिविटी की है, और हम वहाँ से सऊदी अरबिया में इंटर होके यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन और इस सारी जगह हम जा सकते हैं। और ओमान एक स्टेबल कंट्री है। अगर ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है रेड सी वगैरह में, तो यहाँ से फिर हम इथोपिया में भी, रेड सी में भी यहाँ जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो 3 कंट्रीज़ की विजिट हुई है, जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, ये भारत की उस कॉमर्स, उस ट्रेड की नीति को दर्शाता है जो कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, जिससे ट्रंप ने हमारे साथ जो जातियां की हैं उसी के तहत भारत ने ये सारी जो है अपनी इनिशिएटिव्स लिया है, अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, पार्टनरशिप डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, अपने ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। तो अगर इन कंट्रीज़ में हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर जाते हैं तो उनको बहुत आसानी से ये सारी मार्केट्स मिल जाएंगी, और फिर फ्री ट्रेड की वजह से हम जो है हमारा कंपटीशन अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा जो है, मैंने यही कहा ना कि शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई हैं
दुनिया को भी ओमान, इंडिया, ओमान, और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत सी कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा कि ओमान की तरफ भागे। लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो 5000 साल पुराना है। ज्योग्राफी टू जनरेशन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इसमें बहुत ही मिठास है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। अगर हमारे बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम भी आती है तो हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि वो रीजन बहुत ही डिस्टर्ब रीजन है। टेररिज्म है, रेडिकलिज्म है, पावर पॉलिटिक्स है, तेल की लड़ाई है, सारी चीज़ें जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं वहाँ। तो हमें अपने रिलेशंस को बहुत ही स्टेबल होकर, बहुत ही मैच्योर होकर, बहुत ही दूरगामी लेकर चलना है। तो बिल्कुल मुझे सही कहा कि लगता है दोनों कि भारत और ओमान दोनों ही शांति के पक्षधर हैं और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाने के लिए, और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए कि कैसे वैश्विक शांति में एक सशक्त साझीदार के रूप में ये दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए मैसेजिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं ओमान की धरती से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगुन साहब, थोड़ा सा ये हमें समझाएं कि अभी जो निवेश की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने बिजनेस फोरम को संबोधित किया, इसलिए हम वहीं से ये सवाल लेकर के आपके लिए आ रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का न्योता दिया। अभी अगर देखें तो भारत का निवेश करीब $5 बिलियन का है ओमान में, तीसरा सबसे बड़ा हम लोग कारोबारी पार्टनर के तौर पर हैं। सीपा के बाद ये सीपा जैसे हो जाएगा और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया अलग अलग सेक्टर्स में, स्टार्टअप्स को लेकर के, एग्रीटेक को लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी को लेकर के, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर्स को फायदा हो सकता है अपने लिहाज से, भारत के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो? इसमें तो जहाँ दोनों के, जैसे कि ओमान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज जो बोलते हैं कि उसमें तेल और गैस का तो ही है, तो उसमें नेचुरली एक पेट्रोकेमिकल्स जो है कि जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है वो तो आता ही है, गैस डेरिवेटिव्स, और खास करके अब जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और ओमान में सोलर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और उनका समुद्र तट बहुत बड़ा है और कोई जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है जिसमें कि एमिरात और ये सब बंद जाते हैं, तो ओमान के पास खुला जो है कि पूरा समुद्र है, तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और दूसरा जो प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कहा कि एग्री में जो है कि कृषि के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जो है कि ओमान और खाड़ी के देशों में एक सबसे बड़ी कमी है, वो है कि जो कि खाद्य को पैदा करना, मतलब कृषि पैदा करना, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र तो मरुभूमि है यमन के कुछ क्षेत्र को छोड़ करके और जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है ये इन्वेस्टमेंट का, और ओमान के थ्रू बाकी जगह भी जो है कि फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जो है कि व्यापार हमारा का जो पोटेंशियल है बहुत बढ़ जाता है, सिर्फ ओमान के लिए नहीं लेकिन पूरे क्षेत्र में, जहाँ की भारत से ऑलरेडी काफ़ी जो है कि खाद्य पदार्थ जाते हैं और वहाँ से अफ्रीका जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर इथोपिया गए थे प्रधानमंत्री, वहाँ पर वो भी उनका लोकेशन भी लाल समुद्र के एरिया में काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर जिबूती पोर्ट है और जिबूती से लेकर बाबा एक रेलवे लाइन बनी थी जिसका मुझे याद है कि हमारे इरकॉन ने उसका फिजिबिलिटी स्टडी किया था, और जिबूती और इथोपिया से भी जो है कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले गया है। ओमान से तो अब 2008 से चला आ रहा है। तो ये और फार्मेसी और टेक्सटाइल्स जो है, अगेन ये हमारे दो बहुत बड़े स्ट्रेंथ है जो हमारे अर्थव्यवस्था में, तो इनका पोटेंशियल भी बहुत बढ़ जाता है। और ओमान का जो भौगोलिक स्थिति ऐसा है, वहाँ पर पोर्ट है, मस्कट तो पुराना पोर्ट ही है, दुखुम बन रहा है, सलाला जो है पुराने पोर्ट है जहाँ की काफ़ी बारिश भी होती है। तो कुल मिला करके ये जो एक अच्छा जो है कि निवेश का पोटेंशियल दोनों ओर से बनता है, और जो खाद जो है, जो फर्टिलाइजर है, उसका तो ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा है, भारत को काफ़ी उसकी ज़रूरत है।
जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में जो हमारी प्रगति हो रही है, तो ये सब एरिया के ऊपर जो है कि काफी और बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में कहा है, तो कुछ और इंडिया इसरो ओमान के साथ उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, तो ये सब क्षेत्र में भी काफी बड़े जो है कि व्यापक रूप से निवेश हो सकते हैं, होने का पोटेंशियल है। इन्होंने एक चुनौती दी है, अब जो है कि हमारे लोगों को, हमारे जो बिजनेसमैन है और लोग को उसका फायदा उठाना है। और सीपा साइन होने के बाद जो बहुत से अड़चने होती है व्यापार के क्षेत्र में, जैसे कि जो कस्टम्स क्लियरेंस हुआ या क्या प्राथमिकता देना दोनों के बीच में, तो ये एक बहुत ये सब जो अड़चने आती हैं जो नॉर्मल व्यापार और निवेश में, ये सब जो है कि ये सब अड़चने हटने की संभावना खुल जाएगी। बिल्कुल, इन्हीं संभावनाओं पर जो चर्चा है हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम संभावनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपने संबोधन में, और एक बड़ी बात उन्होंने मेक इन इंडिया के संदर्भ में भी कही, जिस तरह से मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का उन्होंने नारा दिया है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारत है रिफॉर्म्स के बाद किस तरह से एक नई, जिसे निवेश की बात कहते हैं या मेक इन इंडिया के लिए ही इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन है और दुनिया इस चीज को मानती है कि भारत भरोसेमंद फ्यूचर रेडी पार्टनर है। तो ये जो संभावना है, इससे कितना बड़ा बल भारत में इंडस्ट्री को, निवेश को, मेक इन इंडिया को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों के सहयोग से? देखिए, ओमान का सॉवरेन वेल्थ फंड है और वहाँ के निवेशक जो है मार्केट ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका वेस्ट का US से मोह भंग हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये हो गई है कि उनके पैसे की सिक्योरिटी नहीं है। वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं, जो हकीकत मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रखना ज़रूरी है। उनके पैसे को नहीं देते हैं, वो कहते हैं हमसे व्यापार करो, तुम्हारा पैसा यहाँ नहीं हम दे पाएंगे। तो ये चीज़, इसी चीज़ के लिए वो तलाश में कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको पूरा रिस्पेक्ट मिले, पूरा सम्मान मिले, उनके पैसे की जो है पूरी सुरक्षा रहे, और वो जब ले जाना चाहें नियम के हिसाब से ले जाए। तो भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है वो तीसरी से भी दूसरी बन सकता है। और जिस तरीके से इंडिया ने मेक इन इंडिया पे फोकस किया है, वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बातों का एक्सप्लेन किया है कि हमने GST जो है एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम कर दिया है, दूसरा जो है बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट किया है, और तीसरा जो है हमने सब चीज़ को जो डिजिटल जो है डिजिटलाइजेशन किया है, उससे ईज ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ गवर्नेंस एंड ईज ऑफ बिजनेस हो गया है। और UPI जो है, UPI के थ्रू पेमेंट हो गया है। हमने ओमान से ऑलरेडी रुपे कार्ड का एग्रीमेंट कर चुके हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से इस तरफ ले जा रही है कि वहाँ के इन्वेस्टर्स को भारत एक बहुत बड़ा चमकता हुआ डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है। और इस विजिट में ये सारी चीज़ें खोल के बताई गई हैं, एरियाज़ को बताया गया है, AI के ऊपर बात की गई है, ये बहुत बड़ी बात की गई। स्पेस में भी जैसे हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है UAE के साथ बहुत अच्छा है, तो हमने ओमान को भी ऑफर किया है कि आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। अभी तक ये हो रहा है तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर UAE जो है 7 बार विजिट किए हैं, तो लोग ये देख रहे थे कि भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशन UAE से है और UAE से सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, हर कंट्री की अपनी एक अहमियत है और भारत उस अहमियत को पहचान को उसको उतनी इज्जत देता है। और ओमान से जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही पीसफुल कंट्री है, ये इसमें लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है किसी से सिर्फ पीस की बात करता है। तो यहाँ पे अगर ये इन लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब रिलेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ने आधारशिला रख दी है, अब इस रिलेशन को बढ़ाना है, आगे चलाना है। वो ब्यूरोक्रेट्स है, बिजनेसमैन है और पीपल टू पीपल रिलेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत ही एक साकार कदम हुआ है। तो जैसे एक बात आप समझिए कि चाइना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो चाइना ने क्या किया कि बड़ी मार्केट के करीब जाके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जैसे मैक्सिको में कर दिया, बांग्लादेश में कर दिया। उसको इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को कैप्चर करना था, यूएस जैसे मैक्सिको में इन्वेस्ट करके जो है यूएसए को मतलब कैप्चर करना चाहता है। तो अगर इस मॉडल को देखा जाए तो ये उस हिसाब से बुरा नहीं है, उसको हम भी जो कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को अंडरलाइन किया है और ऐसी सी जहां जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है जहां पर हमको बड़ी मार्केट की एक्सेस होगी। इथोपिया को ही देख लिए, हमने अपना रिलेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ाया है और 8 एग्रीमेंट किए हैं और उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे जो है एक द्वार की तरह काम करेगा। और पहली बार जो है कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इथोपिया गया है जो कि ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो ये एक हम ये कह रहे हैं कि जो चलिए, तो फिर ओमान से जो कुछ नई तस्वीरें आ रही हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। जो छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मैत्री पर्व की ये तस्वीरें हैं, भारत और ओमान के छात्रों के साथ मुलाकात करते हुए, और बहुत स्पष्ट संदेश की जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा आयोजित की जाती है भारत में और ओमान से बहुत सारे लोग वहाँ पर भागीदारी करते हैं, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था अपने मैत्री पर्व के संबोधन में। और भारतीय छात्रों के साथ संवाद करते हुए ये जो संवाद की पूरी प्रक्रिया है, स्पष्ट तौर पर भारत के जो छात्र हैं कैसे ओमान भारत के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया अपने मैत्री पर्व के संबोधन में। और भारतवंशियों के साथ एक तरह का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जहाँ भी जाते हैं एक अनोखा रिश्ता बना ही लेते हैं। और एक बार फिर से भारतीय समुदाय और ओमान के विशिष्ट अतिथिगण के साथ में ये जो कुछ पल जो उन्होंने साझा किए उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर हम आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत और ओमान दोनों अपने 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों का एक पर्व बना रहे हैं। और मैत्री की अगर हम बात करें तो मैत्री को एक नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और अगर मैत्री को ही हम थोड़ा सा उन्हीं के शब्दों में कहना चाहें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम जो भागीदारी है दोनों देशों के बीच में, उसका जिक्र किया, एस्पिरेशंस का जिक्र किया, जिस तरह से आकांक्षाएं दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो स्पेस सेक्टर को लेकर के हो, फिनटेक को लेकर के हो, एग्रीटेक को लेकर के हो, फूड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में आगे आ सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि मैत्री में इनोवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही देश न केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बल्कि इनोवेशन के लिहाज से पार्टनरशिप और को प्रोडक्शन के लिए आगे आएँ। ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी एक चौथा फैक्टर जिन्होंने कहा कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, कोऑपरेशन है, वो दोनों देशों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो सकता है। रेस्पेक्ट, मैत्री का जो आर है उसमें रेस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना है। और लगातार हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमान में भारतीयों को एक विशेष सम्मान के तौर पर देखा जाता है, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और भारत और ओमान दोनों ही शांति में विश्वास रखते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रेस्पेक्ट के साथ साथ आई मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैत्री का एक तरह से उन्होंने एक्रोनिम करते हुए कहा कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, एस्पिरेशन, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, रेस्पेक्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन 6 पिलर्स पे जो ये मैत्री पर्व है दोनों देशों के बीच, वो एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो न केवल भारतवंशी बल्कि जो ओमान के विशिष्ट गण हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो ओमान की सरकार है उनका भी धन्यवाद दिया कि भारतीयों को कैसे सुरक्षित रखने में, भारतीयों की समृद्धि का ख्याल रखने में जो भारत की जो ओमान की सरकार का योगदान है उसकी सराहना करते हैं। और पहले सुल्तान से लेकर के जो अभी के सुल्तान हैं किस तरह से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिक्र इसका भी हुआ कि वो 100 साल पहले यानी जो कुछ अभी जो खाड़ी के देशों में हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि खाड़ी के देशों में अभी मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ है, बल्कि अगर ओमान की बात करें तो 100 वर्ष पुराना शिव मंदिर वहाँ पर देखा जा सकता है। और 7 लाख से ज़्यादा जो भारतवंशी वहाँ पर काम कर रहे हैं
उनका भी ओमान के प्रति जो लगाव है और लगातार जो सॉल्यूशंस देने में जो काम कर रहे हैं, या वहाँ की शैक्षणिक जो प्रतिष्ठानों में जो भारतीयों का जो सहयोग है उसको काफ़ी अहमियत देता हुआ भारत नज़र आ रहा है। और प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं, भले ही जो आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री की इस तरह की बहुत ही व्यापक साझेदारी को लेकर के विशेष यात्रा न हुई हो, लेकिन आज के समझौते के बाद ये जो दोनों देश हैं और ज़्यादा करीब आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से स्नेहपूर्वक मिल रहे हैं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरह का आत्मविश्वास और जिस तरह की खुशी जो ये स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, और बड़ी आत्मीयता के साथ जो है प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। बच्चे भी उन्हें कुछ समझा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बड़ी तन्मयता के साथ उनकी बातों को समझ रहे हैं, और जो वो विवरण दे रहे हैं उसे समझ रहे हैं। तो अपने आप में एक आत्मविश्वास जो है भारतवासियों में, भारतवंशियों में वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो हमारा कनेक्ट है, हमारे भारतवंशी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री एम्बेसडर कहते हैं भारत का विश्व में, उनकी जड़ें किस तरह से वहाँ पर मजबूत हैं और उनमें किस तरह से नई ऊर्जा आ सकती है, नया आत्मविश्वास आ रहा है, ये दृश्य उस बात को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री छात्रों से मिलते हुए, वहाँ पर गणमान्य लोगों से मिलते हुए और भारतवंशियों से मिलते हुए, विभिन्न लोगों से मिलते हुए। अमृत लगुन जी, कैसे आप इन तस्वीरों को देखते हैं? लगातार ये कहते हुए प्रधानमंत्री जो ये आह्वान कर रहे हैं कि भाई जो छात्रों से कि आप ड्रीम बिग, लर्न डीपली, और जो आपको निर्माण करना है, बहुत ही बोल्ड सॉल्यूशंस देना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो युवा है, युवा ही तो भविष्य में है, भविष्य के सूचक है ना। तो उनको जो इनोवेशन या डीप जो सोचना है, जो गहराई तक, वो युवा को ही करना है। क्योंकि अगर युवा सीधे सही दिशा में नहीं गए, या तो जो बोल्डनेस है, जो एक तरह से रिस्क लेने वाली बात, अगर वो नहीं करेंगे तो अभी जो भी हम अचीव किए हैं या जो भी हम अभी तक विकसित किए हैं, तो उसको आगे बढ़ने के बजाय वो तो खत्म हो सकता है अगले जेनरेशन में या अगले पीढ़ी में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जो युवाओं से मिलना एक बहुत अच्छा संकेत है। और प्रधानमंत्री खुद 70 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनके लिए ये भविष्य देखना एक बहुत दूरदर्शिता का जो सूचक है कि वो जान रहे हैं कि किसी भी देश का भविष्य कहाँ है। और ओमान में जो है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, बल्कि दूसरे जो देश है और ओमान भी सम्मिलित है उसमें, उनके भी छात्र बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो 20 से ऊपर तो है। तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये जो हमारा जो सोच है, जो वसुधैव कुटुंबकम, जी, वर्ल्ड इज वन कंट्री जो है कि उसका जो है कि एक बहुत बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो है वो एक सूचक दिखाता है। और सूचक भी है और संदेश भी आप बड़ा बता रहे थे, और संकेत भी है कि भारतवंशी विश्व में चाहे कहीं भी हो, प्रधानमंत्री मजबूती के साथ, पूरा देश मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है और वो एक बड़ा कनेक्ट बन रहे हैं विश्व के साथ। बहुत शुक्रिया अमृत लुगुन जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत ओमान के बीच में जो सिपा साइन होने जा रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपके लिए लगातार लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी रमा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब हर तरह का केस लड़ना हुआ आसान। MIG लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हमसफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपाउंड में ही है MIG लीगल एड सोसाइटी, 108 लॉयर्स चेंबर। संपर्क करो जल्दी। जागो ग्राहक जागो। नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। डीडी न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी जल्द देखिए सिर्फ डीडी न्यूज पर। सॉइल टू फैब्रिक, देखिए हमारी परंपरा और विरासत के संरक्षण के प्रयास। इंदौर GRP की पहल, चल रही है पटरी पर पाठशाला। मिलवाएंगे आपको बिना वर्दी वाले 68 वर्षीय ट्रैफिक मैन से, जिन्होंने सड़कों की सुरक्षा का उठाया है बीड़ा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओमान में हैं और इसके साथ ही भारत की विदेश नीति की एक साफ तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है। ये तस्वीर है रणनीतिक निरंतरता की, आर्थिक विस्तार और वैश्विक संतुलन की। ओमान की यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं, ये भारत और ओमान के बीच 70 वर्षों के राजनयिक रिश्तों और सदियों पुराने समुद्री व सांस्कृतिक संपर्कों की एक स्वाभाविक अगली कड़ी है। खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार ओमान, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो या फिर हिंद महासागर में समुद्री स्थिरता हो या फिर व्यापार और निवेश, हर मोर्चे पर भारत के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ रहा है। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही हैं और पश्चिम एशिया रणनीतिक पुनर्संतुलन से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की उस सोच को दर्शाती है जहां रिश्ते केवल बनाए नहीं जाते, गहराए जाते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं निखिल। नमस्कार दर्शकों, और हमारा कार्यक्रम भारत ओमान क्षेत्रीय स्थिरता में साझेदार। जया, और इस रणनीतिक यात्रा का अगर आर्थिक केंद्र आज साफ तौर पर उभर कर सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में भारत ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित किया और इस दौरान दोनों देशों के बीच सेपा यानी कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर सहमति बनी है, जिसे प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने ओमान को भारत की विकास यात्रा का साझेदार बताते हुए आमंत्रित भी किया। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड बिल्ड टुगेदर का स्पष्ट संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया। जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेक्टर में सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत ओमान रिश्तों को 21वीं सदी में नई ऊर्जा और नया भरोसा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी ढेर सारी बातें हो रही, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से भारत और ओमान के बीच में नए रिश्तों की, व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान भी और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से। तो प्रधानमंत्री ने ओमान की राजधानी मस्कट में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम
मैत्री में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी संस्कृति है और भारतीय दुनिया में जहां भी रहते हैं वे इसी विविधता का सम्मान करते हैं। आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रोस्परस फ्यूचर का उत्सव है। तो बीते 11 वर्षों में भारत की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट्स, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, भारत की गति जो है वो तीव्र है, प्रवाह है। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन ग्रोथ, फिनटेक, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां भारत की प्रगति अभूतपूर्व है और डिजिटल इंडिया ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने मैत्री कार्यक्रम स्थल पर ही वहां के युवाओं और विशेष तौर पर छात्रों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी भी देखी और प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवा भविष्य हैं और आने वाले समय का नेतृत्व भी वे ही करेंगे। इसलिए भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है और मैं संचालित भारतीय स्कूल जो दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी मजबूती दे रहे हैं, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। कम्युनिटी इवेंट के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
तो इस कम्युनिटी इवेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात भी की। और बिल्कुल जो खुशी और जो गर्मजोशी वहां पर नजर आ रही थी, जो उत्साह नजर आ रहा था, वो बयान करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक जो पहलू है वो बेहद अहम है। ओमान की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बिजनेस फोरम में शिरकत की और भारत ओमान के बीच सेपा समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों को एक समृद्ध भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। तो सीपा के बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री ने आशा जताई। उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है भारत और ओमान के रिश्तों के लिए, और खासतौर पर व्यापारिक रिश्तों की उन्होंने बात की। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भारत के विकास और ओमान के साथ साझेदारी के लिए ओमान को आमंत्रित किया, उनके नेतृत्व को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान के पास सही अवसर है। दोनों देश एक साथ मिलकर एनर्जी, एग्री और हेल्थ, इंफ्रा, डिजिटल में साथ काम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और ये बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने न सिर्फ पॉलिसी में चेंज किया बल्कि अपना इकोनॉमिक डीएनए भी बदला है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। और आपको बता दें कि ओमान भारत की मित्रता के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है।